हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। मेरी चैनल इन्फो इन डेप्थ में आप सभी का स्वागत है। आप सब लोग जानते ही हैं कि कोरोना किस तरह से पूरे विश्व को परेशान कर रहा है। मैंने पहले भी कोरोना के बारे में एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाया था जिसमें कोरोना के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन दी थी। अगर आपको उसको डिटेल में भी जानना हो तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। आज का मेरा विषय हर्ड इम्यूनिटी के बारे में है। अभी कोरोना एक ऐसी भयानक संकट के समय में हर एक देश अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा है कि इसका कोई वैक्सीन या कोई ड्रग का रिसर्च किया जाए जिससे हम कोरोना को हरा सकते हैं। और दूसरी तरफ कई साइंटिस्ट और डॉक्टर हर्ड इम्यूनिटी के कंसेप्ट को अप्लाई करने की बात करते हैं। तो आइए जानते हैं कि हर्ड इम्यूनिटी किसे कहते हैं और क्या वह रियली में इंडिया के लिए फ़ायदेमंद है या फिर नुकसान कर सकती है। तो उसके बारे में हम डेप्थ में जानते हैं। पहले कोरोना के बारे में जानते हैं कि कोरोना मतलब कोविड-19 को हम SARS-CoV-2 नाम से भी जानते हैं। और हाल के आंकड़ों के मुताबिक पूरे विश्व में 1.3 करोड़ पीपल कोरोना से इन्फेक्टेड है। और इंडिया की बात की जाए तो 9 लाख से ज़्यादा पीपल इन्फेक्टेड है और उसका मोर्टालिटी रेट 2.65 से आसपास है। अब जानते हैं मेन विषय के बारे में हमारा, जिसको हर्ड इम्यूनिटी कहते हैं। हर्ड इम्यूनिटी को सोशल इम्यूनिटी या तो कम्युनिटी इम्यूनिटी भी बोला जाता है। ये एक अल्टरनेटिव स्ट्रेटजी है जिसका इनडायरेक्ट वे से हम कोरोना से रक्षण पा सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति को कोरोना का संक्रमण होता है तो उसकी बॉडी की इम्यून सिस्टम रहती है, वो ऑटोमेटिक उससे फाइट करने के लिए एंटीबॉडी का प्रोड्यूस करना स्टार्ट करेगी और वही एंटीबॉडी की वजह से वो इम्यूनाइज होगा और कोरोना से मुक्ति पा सकता है। और दूसरा एक रास्ता ये भी है कि जो संक्रमित व्यक्ति है कोरोना से, अगर वो ठीक हो जाता है, बाद में वह ठीक हुए व्यक्ति से जो एंटीबॉडी रिच प्लाज्मा रहता है वो इन्फेक्टेड व्यक्ति को ट्रांसफ़र किया जाता है, जिसकी वजह से वही एंटीबॉडी वो इन्फेक्टेड व्यक्ति को कोरोना से मुक्त होने में मदद कर सकता है। अब जानते हैं इसकी हिस्ट्री के बारे में कि हर्ड इम्यूनिटी कंसेप्ट कहाँ से आया। तो 1930 में एक पेपर पब्लिश हुआ था, हेड्रिच ने किया था, जिसमें उसने मिसल्स के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन दी थी। और उन्होंने रिसर्च के दरमियान ऐसा पाया कि जो बच्चे इन्फेक्टेड हुए थे और बाद में रिकवर भी हुए थे, तो जैसे जैसे वो रेशियो बढ़ता गया वैसे वैसे मिसल्स का जो स्प्रेड रेट था वो कम होता गया। और इसी कंसेप्ट को, इसी फिनोमेना को हर्ड इम्यूनिटी कहते हैं। अब उसकी वर्क पैटर्न कैसी रहती है वो हम जानते हैं। तो हम इस चार्ट की वजह से हम उसकी वर्क पैटर्न जानने की कोशिश करते हैं। इस चार्ट में हमने 3 कलर के पीपल दिखाए गए हैं, जिसमें पहला है ब्लू मतलब कि हेल्दी पीपल, रेड मतलब इन्फेक्टेड पीपल और येलो मतलब जो लोगों को इन्फेक्शन हुआ था और बाद में वो रिकवर भी हो गए, मतलब वैसे पीपल। पहले पार्ट में देखा तो हेल्दी पीपल ज़्यादा है और इन्फेक्टेड पीपल बहुत कम है। जो कोई भी इन्फेक्शन की शुरुआत होती है वो ऐसे ही होती है, लेकिन जो इन्फेक्टेड पीपल है वो दूसरों को संक्रमित करना चालू ही रखते हैं। तो एक स्टेज ऐसा आएगा कि इन्फेक्टेड पीपल ज़्यादा होने लगेंगे और हेल्दी पीपल कम। पर साथ में वायरस से मुक्त होने वाले नंबर्स भी बढ़ेंगे, मतलब कि रिकवरी रेट भी बढ़ता जाएगा। और लास्ट में जो थर्ड पार्ट आएगा, इसमें एक ऐसा स्टेज आएगा कि ऑलमोस्ट 90% से ज़्यादा लोग वायरस से संक्रमित हुए होंगे और बाद में रिकवर भी होते होंगे, जिसको हम इम्यूनाइज पीपल बोलते हैं। अब वह एक स्टेज में हेल्दी पीपल जो नॉन इम्यूनाइज है वो बहुत कम रहेंगे, जिसकी वजह से स्प्रेड रेट बहुत कम हो जाएगा और उसी को हम हर्ड इम्यूनिटी बोलते हैं। मतलब कि एक ऐसा स्टेज जिसमें मैक्सिमम लोग संक्रमित होने के बाद रिकवर भी हो जाए और उनकी इम्यूनिटी उस वायरस के लड़ने के लिए सक्षम हो जाए। अब हम जानते हैं कि कौन से ऐसे खतरे के चांसेस है जो हर्ड इम्यूनिटी स्ट्रेटेजी को फेल भी कर सकते हैं और हमें किन चीज़ों का भी ध्यान रखना चाहिए। तो पहला है कि कुछ कुछ ऐसे भी केस मिले हैं जो ऑलरेडी रिकवर हो चुके हैं, फिर भी उनको फिर से कोरोना का संक्रमण हो रहा है या तो वायरस से संक्रमित हो रहे हैं, मतलब वो भी एक खतरा है। बाद में दूसरी चीज़ है, कोरोना के बारे में हमारे पास ज़्यादा इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है और अभी तक जो क्लिनिकली 100% प्रूवन हो ऐसी कोई वैक्सीन डेवलप नहीं हुई है। और 10 साल से कम उम्र के बच्चे या तो 60 साल से बड़े बुजुर्ग के लिए कोरोना बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। और लास्ट पॉइंट है मल्टीपल इलनेस पेशेंट, मतलब कि
मल्टीपल बीमारियाँ हो कोई व्यक्ति को, अगर उसको कोरोना होता है तो उसका रिकवरी होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। तो ऐसा डिसीज़ के एनालिसिस हमने स्टेटिस्टिक क्या बोलता है इंडिया के डिसीज़ का वो देखते हैं। तो पहला है रेस्पिरेटरी डिसीज़। रेस्पिरेटरी डिसीज़ में अस्थमा और सीओपीडी की बात करते हैं हम कि मल्टीपल इलनेस में मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ है जिसमें मैंने लंग्स, हार्ट और डायबिटीज़ के पेशेंट को कोरोना का खतरा किस तरह से ज़्यादा रहता है वो मैंने दिखाया था, और उसकी लिंक भी मैंने वीडियो में नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अभी हम जानते हैं रेस्पिरेटरी सिंड्रोम के बारे में। तो कोरोना हमारे लंग्स पे ही अटैक करता है। तो जिनको फेफड़ों की बीमारी है या तो सीओपीडी, अस्थमा, तो उनको कोरोना से खतरा बढ़ जाता है। और जो आंकड़े हैं वो 29% के आसपास है पूरे इंडिया में जो रेस्पिरेटरी सिंड्रोम से पीड़ित है। बाद में दूसरा है डायबिटीज़। पूरे इंडिया में डायबिटीज़ के 69 मिलियन के आसपास पीपल है जो डायबिटीज़ के पेशेंट है। बाद में तीसरा है एचआईवी। एचआईवी के पेशेंट को कोई भी इन्फेक्शन लगने का ज़्यादा चांस होता है क्योंकि उसकी इम्यून सिस्टम बहुत वीक होती है, और ऐसे 2 मिलियन से भी ज़्यादा पीपल है इंडिया में। और हाइपरटेंशन के अप्रोक्स 22 to 25% पीपल है पूरे इंडिया में, और हार्ट के भी पेशेंट ज़्यादा है। और पॉपुलेशन की बात की जाए तो 130 करोड़ की आबादी है हमारे इंडिया में, और उसके सामने हमारा हेल्थ सेक्टर उतना डेवलप नहीं है जैसे कि इटली के है। और उसके तो इटली जैसे देश को भी कोरोना से हेल्थ सेक्टर का इतना डेवलपमेंट होने के बावजूद बहुत तकलीफ हो रही है। तो अगर 130 करोड़ की आबादी को मैनेज करना हेल्थ सेक्टर के लिए बहुत मुश्किल काम हो जाता है। तो ये सब चीज़ें थी जो कोरोना की स्ट्रेटजी को फेल कर सकती है। लेकिन हमें इसके साथ साथ कई और चीज़ें की भी ध्यान रखें तो हम इस कोरोना से लड़ने में सक्षम हो सकते हैं। और गवर्नमेंट ने भी अपनी तरफ से पूरा अच्छा काम किया है कि उन्होंने आइसोलेशन मतलब कि लॉकडाउन को घोषित किया सही समय पर, और जनता ने भी उसका बहुत अच्छे से साथ दिया, जिसकी वजह से हम कोरोना का लोकल ट्रांसमिशन रोकने में सफल हुए थे। लेकिन हमें ये भी चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए कि जिससे कोरोना का स्प्रेड कम होए। तो ऐसी चीज़ें, पहला आइसोलेशन जो आप सभी लोग जानते हैं, बाद में सोशल डिस्टेंसिंग मतलब कि मिनिमम 1 मीटर का डिस्टेंस हर एक पीपल को अपने दूसरे पर्सन से रखना चाहिए। और तीसरा है फेस मास्क का उपयोग करें, जिसकी वजह से कोई स्नीजिंग है या तो कफ है तो वो ड्रॉपलेट के थ्रू किसी को इन्फेक्शन ना लगे। बाद में सैनिटाइजर का भी यूज अच्छे से करना चाहिए, और इम्यूनिटी को बूस्ट करने का ट्राई करना चाहिए, वो भी नेचुरल तरीक़ों से। तो जैसे कि जिंजर है मतलब कि अदरक, नींबू, हल्दी, तुलसी, उसका उपयोग बढ़ाना चाहिए जो हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करने में हमारी मदद करते हैं। आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो उसको लाइक ज़रूर करें और शेयर करें जिससे ये इन्फॉर्मेशन सबके पास पहुंच सके। इसी तरह और अच्छे वीडियो मैं बनाता रहूँगा, और इसके ऐसे वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू। हैव अ हैप्पी लाइफ अहेड।